हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 11 की पॉलिटी एनसीईआरटी के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया नेपाल। माउंटबेटन योजना, जिसे मनबाटन योजना भी कहते हैं, जो भारत की विभाजन के लिए उत्तरदायी थी, 3 जून 1947 की है। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने, कितने 284 सदस्यों ने जो है 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में 28 थे 28 थे। संविधान का केवल एक ही प्रावधान केवल बिना वाद विवाद के पास हुआ, क्या था? सार्वभौमिक मताधिकार था। और सभी में वाद विवाद होता रहा, केवल सार्वभौमिक मताधिकार एकमात्र ऐसा विषय था तो जो बिना वाद विवाद के पास हुआ। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 3 माह तक किसी को बंद किया जा सकता है, निवारक नज़रबंदी के तहत। नेक्स्ट है, लोक व्यवस्था नैतिकता व स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उन्हें विकसित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार बारे में देख लीजिए आप लोग। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाले 2 और अन्य सदस्य होंगे। नेक्स्ट, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। मतलब कि स्वयं या संज्ञान लेकर किसी की जो जांच कर सकता है। जेल में बंद कैदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध कर या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। शिकायतें में जो शिकायतें हैं आप लोग देख लीजिए। ये मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मानवाधिकार का ये टॉपिक। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों में जांच के रूप में देखा गया था। पंजाब में देखा गया था सर। ये मेंस के रूप में मानवाधिकार आयोग बहुत अच्छे टॉपिक है आप लोगों के लिए। नीति निर्देशक तत्व पूछ सकता है 125 शब्द में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में। नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका उल्लेख जो है भाग 4 कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है भाग 4 के अनुच्छेद 35 से 51 तक है। अनुच्छेद 35 से 51 तक है। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व, इसलिए कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व, नीति इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, अर्थात यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत ये दिया है केशवानंद भारतीवाद 1973 ने। कौन दिया है? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इजराइल में प्रत्येक पार्टी नेक्स्ट है इजराइल में प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। राष्ट्रपति परिसीमन का आयोग का गठन करते हैं, यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है 68वां अमेंडमेंट संशोधन 1989। इसके तहत जो है 21 वर्ष से, इसके तहत क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन आप लोग याद कर लीजिए 1989 में हुआ था। इसके तहत 21 वर्ष से मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले ही ये एक बार पूछा गया था कि जब मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई तब चुनाव कब हुआ था? तो 1989 में ही हुआ था।
1989 के आम चुनाव के ठीक पहले ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। देन चुनाव होने के बाद फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किया गया। इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर मतलब कार्यकाल राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त करता है 6 साल और 65 वर्ष तक। राष्ट्रपति पर केवल महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या? आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 1986 में भारतीय डाक विधेयक को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो कर दिया था। डाक विधेयक को पॉकेट वीटो की आसक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान ने राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है जिसके अंदर ही उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। नेक्स्ट आप लोग देखिए, 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह बात रखा गया। 91वां संशोधन 2003 के तहत कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 15% का नियम दिया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के बारे में चौथी अनुसूची में ये है, मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्टिव क्या है ये देख लीजिए एक बार आप लोग। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अमेरिका में द्वितीय सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन भारतीय राज्यसभा के लिए चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। याद कर लीजिए इसको। अनुसूचियाँ भी सभी याद कर लीजिए आप लोग। अनुसूची वाला एक वीडियो में अवश्य डालूंगा, क्योंकि जहाँ यूपी को राज्यसभा में जहाँ एक और यूपी को राज्यसभा में 31 सीट मिली हुई है, वहीं सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट मिली हुई है। इन जनसंख्या के अनुसार सीटों का वितरण किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं होती है, भी जान जाइए आप लोग। राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि किस किस क्षेत्र से आते हैं? वो आते हैं साहित्य के, विज्ञान के 2, 3 कला के, समाज सेवा के, 4 क्षेत्रों से आते हैं, शामिल होते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां हैं। देख लीजिए आप लोग, ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्नीस सौ तिरासी से जो है भारत में जो है संसद की अस्थाई समितियों की प्रणाली विकसित की गई। कुल 20 अस्थाई समिति हैं। 1985 से संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। 52वां संशोधन इसे जो है दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। 1985 से जो है 85 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसे जो है दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। नेक्स्ट है, 91वां संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया गया। अब सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय देता है। नेक्स्ट है, 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनमें कदाचार अयोग्यता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड अवधारणा है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तात्पर्य है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। पिरामिड की तरह देख लीजिए आप लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय के देने के बाध्य है। नेक्स्ट है 137वां, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाई गई निर्णय पुनर्लोकन आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति होगी। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो सकती है। जनहित याचिका आप देख लीजिए, ये दो इसके वाद हैं, देख लीजिए। ये है हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ये पूछ सकता है कि जनहित याचिका का प्रारंभ किस वाद से होता है, तो हुसैन नारा खातून, याद कर लीजिए इसको, हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। नेक्स्ट है 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में खबरें छपी थी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा गया था। ये दोनों सुनील बत्रा दोनों देख लीजिए आप लोग। ये पूछ सकता है किस वाद से पूछा भी गया है, पूछ सकता है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, सुनील बत्रा बनाम। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, आर्टिकल 13 के तहत। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है और यदि संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। नेक्स्ट सूचियां हैं, देख लीजिए आप लोग। केंद्र सूची प्रतिरक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेश मामले है, युद्ध शांति है, बैंकिंग है, रेलवे है, डाक तार है, वायुसेना है, बंदरगाह है, विदेशी व्यापार है, मुद्रा है। राज्यों में जो है कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि है, शराब है, व्यापार वाणिज्य है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, कृषि, वन, मजदूर संघ, उत्तराधिकार, बाट माप, सामानों में मिलावट, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट शक्तियाँ, साइबर कानून जो है अवशिष्ट शक्तियाँ के तहत क्वेश्चन पूछ लिया है कहीं किसी आयोग में कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जो साइबर कानून किस में आता है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। जो इन तीनों विषयों में उल्लेखित नहीं है वह सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधिकार में आती हैं। अवशिष्ट शक्ति भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 257 क्या है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न आए। ठीक। 1983 में सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से, सरकारी आयोग किसी संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य के संबंध से। राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। 1913 सरकारी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपालों 356 राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है 356 के तहत। 1959 में सर्वप्रथम केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये आप लोग याद कर लीजिए इसको। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो 1959 में केरल में राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि यह साम्यवादी सरकार थी। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। कब?
1989 में पी के थोंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। 1992 में 73वां 74वां संशोधन को पास किया गया। 1993 में 73वां 74वां संशोधन लागू हुआ। 93 में जो है पास हुआ, 93 में लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। याद कर लीजिए, 11वीं अनुसूची में 22 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। शहरी इलाकों के लिए अनिवार्य तथ्य क्या होते हैं? कम से कम 500 की जनसंख्या हो, इस क्षेत्र के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी में न लगे हों, मतलब कृषि न करते हों। 75% जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। राज्य चुनाव आयुक्तों की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव कराना है। मतलब जो पंचायतों का चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सार्वभौमिक मताधिकार, भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि 24 साल के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मताधिकार की बात कही गई है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। आगे के NCERT जो वीडियो हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।